गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है निहारिका, अंशुल? So, ठीक है, तो कल अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन देखी थी। हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ने कल देखी। वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन अपन देख रहे थे, जिसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें अपन ने फर्स्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन देख रहे थे अपन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसमें अपन फर्स्ट देख रहे थे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, जिसमें सबसे पहले अपन ने देखा था हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसी लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस से कोइंसाइड कर रही हो, और या फिर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। एक ही बात है, अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस के सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। उसकी स्लोप हमेशा, है ना, इन ऐसी लाइन के लिए स्लोप हमेशा जीरो होती है। स्लोप ऑलवेज जीरो होती है। और अपन ने इसका पूरा सिग्निफिकेंस देख लिया था कि अगर लाइन पैरेलल है, इसका मतलब एक्स एक्सिस से उसकी जो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से जो उस लाइन की डिस्टेंस है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी उस लाइन की, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब दूसरे सेंस में अपन ये भी बोल सकते हैं कि उसका उस लाइन के लिए हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हो सकता है, बट क्योंकि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बताती है, किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा कोऑर्डिनेट बताती है, वाई कोऑर्डिनेट बताती है। और वो कांस्टेंट है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब उस लाइन के लिए अपन लिख सकते हैं वाई इक्वल टू ए, जहां पे ए उसकी डिस्टेंस है ना, कहां पे है। अरे अगर मान लो ये भी अपन ने देखा था, अगर मान लो ये नीचे की तरफ है लाइन, अगर मान लो ये बी लेंथ इस तरीके से है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू माइनस ए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन जो है अपन इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? ठीक है ना। अगर यहीं पे मैं आपको पूछूं, इसी में अगर अपन इक्वेशन करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 कोमा -2। देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 कोमा -2। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बोलो। देखो बनाते हैं अपन कि एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए मेरे को जो 1 कोमा -2 से पास हो रही हो। तो ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस। 1 कोमा 2 कहां मिलेगा, ये 1 -2 मतलब नीचे मिलेगा, ये यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट 1 कोमा -2। अब इससे पास होने वाली एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं मैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है तो तुम्हें काम की चीज क्या चाहिए होती है, ये वाली डिस्टेंस चाहिए होती है। और ये वाली जो लेंथ, सॉरी डिस्टेंस नहीं, इसका कोऑर्डिनेट, ये वाली क्या है, -2 है। डिस्टेंस तो 2 है, बट इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, बोलो। तो इस वाली इक्वेशन का लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -2 हो जाएगी। क्लियर है ये, बोलो। यस सर। हॉरिजॉन्टल sir, लाइन क्लियर है ना। इक्वेशन, इक्वेशन क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 कोमा -2। तो हो जाएगा ये वाला कोऑर्डिनेट, काम की है, y इक्वल टू दिस लिख दो। अब इसी तरीके से अपन देखते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में x कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा। सेकंड अपन देखेंगे वर्टिकल लाइंस। तो याद रखना कुछ भी नहीं होता है, y इक्वल टू समथिंग होता है। और y इक्वल टू अगर किसी पॉइंट से पास होने वाली स्लोप, क्योंकि स्लोप तो फिक्स है, स्लोप तो जीरो होती है। अगर मान लो इसी तरीके से पूछेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 कोमा -5, तो आपको केवल इस वाले कोऑर्डिनेट से मतलब है। जब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पूछी होती है तो y इक्वल टू ये लिख दो, और इसी से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पूछी होती तो x इक्वल टू ये लिख देता। इतनी सी कहानी है। लेकिन इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे काफी काम में आने वाली है। अब देख रहे हैं अपन वर्टिकल लाइंस। इसमें डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखेंगे आप डायरेक्ट। वर्टिकल लाइन का मतलब होता है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो इनके लिए याद ये रखेगी वर्टिकल लाइन की, आपको पहले याद भी क्या है, लिखवा ही दिया मैंने। स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड होती है। इंक्लिनेशन कितना होता है वर्टिकल लाइन के लिए, अंशुल? सर 90। हाँ, इंक्लिनेशन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना।
तो अपन इसकी इक्वेशन ही लिखते हैं। इक्वेशन से पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो वर्टिकल लाइन ऐसी लाइन होती है जो या तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो या तो वाई एक्सिस से कोइंसाइड कर रही हो, यानी कि या तो वाई एक्सिस खुद भी अपने आप में एक वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब ऐसा होगा कि ये वाली लाइन इस तरीके से होगी कि उसकी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा कोऑर्डिनेट बताता है, बोलो? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट बताता है, यानी कि इस लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर ये वाली डिस्टेंस ए है तो ये वाली डिस्टेंस भी ए है, ये वाली डिस्टेंस भी ए है। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट ए है, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ए ही रहेगा, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ए ही रहेगा, इस तरीके से। और अगर मान लो पॉइंट इस तरफ है, लाइन इस तरफ है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो बी है, बट इसका कोऑर्डिनेट क्योंकि लेफ्ट साइड में है ना, नेगेटिव एक्स पे है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस बी रहेगा। आगे क्या है मेरे को नहीं पता। ये वाला जो पॉइंट है इसका भी कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस बी रहेगा। तो इसका मतलब इस वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो तो हमेशा x इक्वल टू ए रहेगी, क्योंकि बाकी चीजें मेरे को पता है नहीं पता, लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी अपने को ये पता चल गई कि इस पे x की वैल्यू हमेशा ए रहने वाली है और इस पे x की वैल्यू हमेशा माइनस बी रहने वाली है। ठीक है ना? क्लियर है? ये वर्टिकल लाइन की इक्वेशन में कुछ भी नहीं है। यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन करते अपन डायरेक्टली। केवल रेफरेंस के लिए है ना। फिर एक क्वेश्चन करते हैं इनका दोनों का, एक किसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। Find the equation of a horizontal and a vertical line passing through the point। क्योंकि इसने जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिया ना, इसमें स्लोप तो अपन ने को पहले से ही दे दिए, और जब स्लोप पहले से ही दे दिए इसका मतलब पॉइंट देने की जरूरत है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -7। इक्वेशन लिखनी है अपने को। बताओ वर्टिकल लाइन की तो क्या हो जाएगी? वर्टिकल लाइन की इक्वेशन तो क्या हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू 3। x इक्वल टू 3, क्योंकि इस पॉइंट से पास होना जरूरी है ना उस लाइन को। ऐसा है, देखो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये जो पॉइंट है आपका 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये 3 है, 7 चाहिए तो नीचे की तरफ, यानी कि ये हो जाएगा 3, -7। इससे पास होने वाली जो वर्टिकल लाइन है इसके लिए तो हमेशा इसका x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, x इक्वल टू 3। और जो हाँ वर्टिकल लाइन के लिए, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके लिए इसका ये वाली डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी 7 जो है, लेकिन नीचे की तरफ है तो -7, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -7। और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू -7। तो आपको पता ही चल गया होगा, जब वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल की बात आती है तो y इक्वल टू ये वाला कोऑर्डिनेट, और जब हॉरिजॉन्टल की बात आती है, सॉरी हॉरिजॉन्टल की बात आती है तो y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, और वर्टिकल की बात आती है तो x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। सिंपल सी कहानी है, इसको तो मत भूलना, कम से कम ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है वन लाइनर में, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन तो गलत मत करके आना कम से कम, बस कंफ्यूज मत हो जाना। और इतना बना के देख लेना, इससे आइडिया लग ही जाएगा। वर्टिकल है तो इसका मतलब ये है, और ये है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस फिक्स रहेगी। वाई एक्सिस से डिस्टेंस फिक्स है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है, तो एक्स इक्वल टू समथिंग। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरी फॉर्म्स देखते हैं अपन। अब देखेंगे अपन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी स्लोप पॉइंट फॉर्म, फिर 2 पॉइंट फॉर्म, फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो 2 हो गई अपने। अब थर्ड वन अपन देखेंगे। प्लीज इसमें समझ में नहीं आया तो पूछ लेना क्या मतलब इसका।
देखो अब अपन थर्ड देखते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म। देखो अब सबसे पहले अपन इक्वेशन बनाएंगे कई सारी, है ना। तो इक्वेशन बनाने के लिए कैसे इक्वेशन बनाई जाती है, वैसे तो आप फॉर्मूला याद रखोगे डायरेक्टली उसका यूज करोगे, लेकिन मान लो एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन मेरे को फाइंड करनी है ना। लेट L is a straight line, is a नॉन वर्टिकल, है ना। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है, नॉन वर्टिकल है। नॉन वर्टिकल है इसीलिए अपन स्लोप का यूज करेंगे, अदरवाइज तो स्लोप डिफाइंड ही नहीं होती। एक्स इज ए नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन whose slope m and a point lying on it is, कोई पॉइंट है इस पे लाई करता है x1, y1। ध्यान रखना ये x1, y1 जो है ये आपको गिवन होगा। जैसे स्लोप दे रखी है 1 और ये पॉइंट दे रखा है 1,2, तो इस तरीके से है। ये स्लोप भी कोई नंबर होगा, ये भी कोई ना कोई नंबर होगा। यहाँ पे मैं अल्फा बीटा भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ध्यान रखना कौन सी चीजें गिवन है और कौन सी चीजें अपन आर्बिट्रेरी नंबर क्या होता है वो समझेंगे यहाँ पे। स्लोप एन a point lying on it is this are given। ये जो चीजें हैं ये तो गिवन होगी आपकी इक्वेशन में। अब इक्वेशन बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है ये समझो बात को। भाई चाहिए तो दो ही चीजें, दो चीजों में वो लाइन डिफाइंड हो जाएगी। मैंने कहा था तुम्हें कि अगर मान लो स्लोप भी पता चल जाए, यानी कि डायरेक्शन पता चल जाए, लेकिन इस डायरेक्शन में तो कई सारी पैरेलल लाइन हो सकती है, बट अगर कोई फिक्स पॉइंट भी पता चल जाए तो एक लाइन अपने को पता चल जाएगी। लेकिन अगर मैं अब इसकी इक्वेशन निकालनी है अगर अपने को, तो क्या करते हैं देखो, समझना इस चीज को अच्छे से। ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। क्या करना पड़ता है कि अपने को एक पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना पड़ता है अपनी मर्जी से, और इस पॉइंट का क्या काम है अभी पता चल जाएगा तुम्हें। ये वाला पॉइंट, ये तो इसकी स्लोप है, ठीक है ना। ये वाला जो पॉइंट है आपका वो दिया हुआ है, इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं ए पॉइंट। ए पॉइंट जो है ना x1, y1 ये तो गिवन है, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट गिवन है। और एक पॉइंट अपन मानेंगे जिसकी वजह से इक्वेशन में एक्स वाई आएंगे। क्या है इसका मतलब, ये पॉइंट जो P है ये आर्बिट्रेरी पॉइंट कहलाता है, x, y, जिसमें अपन x की और x और y की वैल्यूज चेक करते हैं। जो देखो इक्वेशन इसी तरीके की तो आती है 2x + 3y = 7। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इसी तरीके की आती है। तो ये जो x और y आए हैं ये वो वाला पॉइंट है आर्बिट्रेरी पॉइंट, जिनकी जगह तुम वैल्यू रख के चेक करते हो कि कोई पॉइंट इसमें इस लाइन पे लाई करता है या नहीं करता है। अगर तुम यहाँ पे PQ लोगे इस पॉइंट को, आर्बिट्रेरी पॉइंट मतलब तुम अपनी मर्जी से ले सकते हो, अपनी स्वेच्छा से ले सकते हो। तो अगर तुम यहाँ पे PQ लोगे तो ये वाली इक्वेशन में 2P + 3Q = 7 आ जाएगा। अगर यहाँ पे तुम अल्फा बीटा लोगे तो ये इक्वेशन 2α + 3β = 7 आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो इक्वेशन में अपने को वेरिएबल विजिबल होते हैं वो वेरिएबल जो आते हैं वो इस आर्बिट्रेरी पॉइंट के कारण आते हैं। ये वाला पॉइंट हमेशा अपने को लेना ही पड़ता है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट गिवन होगा, ये कोई नंबर होगा, और m इसकी स्लोप दे रखी है ना, और इस लाइन की नाम तो m है और इसका स्लोप है m। ये बात आ गई आपको समझ में। अब अपन इसकी इक्वेशन निकालते हैं। स्लोप, इस लाइन की स्लोप निकालनी है आपको AB, A और P जो दो पॉइंट दे रखे हैं इसके हिसाब से। बताओ स्लोप का फॉर्मूला 2 पॉइंट से, दो पॉइंट हो गए ना, एक तो XP AP, y2 - y1 upon x2 - x1। हाँ y इसमें minus लगा दो इस y1 फॉर्मूले को, upon x minus x1 is y equals - to m। y1 अपॉन x - x1। अब ये गिवन है क्योंकि अपने को स्लोप, इसकी स्लोप गिवन क्या है, m है। देखो ना m और ये पॉइंट गिवन है, तो m = y - y1 अपॉन x - x1। तो इसका मतलब आपके पास में जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो आ जाएगी ये y - y1 y - y1 = m × x - x1।
ये फॉर्मूला आप याद रखिए डायरेक्ट और इसका यूज करें। जहाँ पे y की जगह कुछ नहीं रखना है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसकी वजह से ही तो वहां पे xy आएगा। और ये y1 जो आपको पॉइंट दे रखा होगा, जैसे मान लो 3,5 है तो y1 की जगह 5 रख देना, m की जगह स्लोप रख देना जो नंबर दे रखा है। अगर मान लो इंक्लिनेशन दे रखा है तो स्लोप कैसे निकालोगे? एंगल दे रखा है तो कैसे निकालोगे? सर उसका टेंजेंट ले लेंगे। उसका टेंजेंट ले लेंगे, ठीक है ना, x माइनस x1। ये वाली फॉर्म अपने को याद रखनी है, कैसे आई वो बता दिया। अपन ने क्या किया, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया अपनी तरफ से, जिसकी वजह से भाई मैं जो वेरिएबल चाहता हूं, मान लो उसमें तुम एक्स वाई के फॉर्म में नहीं लाके अल्फा बीटा के फॉर्म में लाना चाहते हो, तो यहाँ पे अल्फा बीटा मान लो उस पॉइंट को। ये वाला पॉइंट तो गिवन होगा, उसमें नंबर होगा कोई ना कोई, ठीक है ना। जनरली अपन एक्स वाई मानते हैं क्योंकि एक्स वाई के फॉर्म में ही होती है इक्वेशन, क्योंकि अपन इन कोऑर्डिनेट को भी अपन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ही तो बोलते हैं। इसको मैं चाहूँ तो पी कोऑर्डिनेट और इसको क्यू कोऑर्डिनेट भी तो बोल सकता हूँ, लेकिन इन जनरली अपन यही मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इक्वेशन निकाल लेंगे। क्या किया मैंने, एक जैसे ही कोई पॉइंट लिया तो इस पॉइंट की हेल्प से भी मैं एक स्लोप निकाल सकता हूँ, और एक ही स्लोप गिवन है, दोनों को इक्वेट कर दूंगा क्योंकि एक ही लाइन की बात हो रही है। जैसे इक्वेट करूंगा, ये जो पी पॉइंट है इसके बारे में लिख लेना, पी जो है एक्स वाई, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी का हिंदी में मतलब होता है कि अपनी मर्जी से कोई भी चूज किया गया वेरिएबल। आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। चलो इसका ये हो गई अपनी फॉर्म। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, एक एक क्वेश्चन करते चलते हैं इनका। एक पॉइंट दे रखा होगा तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इस वाले फॉर्मूले को याद रखना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो चीजें तो दो ही चाहिए अपने को, चाहे वो पॉइंट और स्लोप दे दे या फिर दो पॉइंट दे दे। अल्टीमेटली दो चीजें अपने को दे रखी होगी। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी होगी तो उसकी हेल्प से अपने को या तो दो पॉइंट या तो पॉइंट और स्लोप निकालना ही पड़ेगा। आगे भी अपन कई सारे फॉर्म जब देखेंगे ना, इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे, तो जब पूरे ही इंटरसेप्ट दे रखे होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, तो उसकी हेल्प से अपन दो पॉइंट निकाल लेते हैं लाइन पे। और जब अपन इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म देखेंगे तो उस इंटरसेप्ट की मदद से एक तो पॉइंट निकाल लेंगे और स्लोप वापस से पॉइंट स्लोप फॉर्म ही लगाएंगे। तो जो काम की चीजें हैं जिनकी वजह से बाकी के बनेंगे, एक तो ये वाली स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप पॉइंट और एक है टू पॉइंट, इन्हीं से बनेगी बाकी की तीन फॉर्म भी। फॉर्मूला याद रखना है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इसका। फाइंड द इक्वेशन of a line passing through the point -3, -7 and which is inclined at 60 degree with पॉजिटिव डायरेक्शन, या फिर थोड़ा इसको क्वेश्चन को अपन चेंज करते हैं, विद 60 डिग्री विद नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड क्लॉकवाइज। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग ये बताओ मेरे को पहले तो कि इसका जो है ना स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी इस लाइन की। इंक्लिनेशन कितना है ये बता दो, चलो इंक्लिनेशन कितना है। तो बाकी लोग भी जवाब दिया करो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, फिर उसका इंक्लिनेशन बताओ।
find the equation of a line passing through the point -3, -7 and which is inclined at 60 degree with negative direction of x axis measured clockwise. और बाकी लोग भी जवाब दिया करो, तुम भी 11th क्लास में ही हो, पढ़ा है। जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब थ्योरी चलती है, जब तुम लोग बिल्कुल ऐसे चलते हो कि अभी तो थ्योरी चल रही है, कई बच्चों की तो आदत ही होती है अभी तक तो थ्योरी चल रही है, क्या ही पढ़ना है, कि जब क्वेश्चन आते फिर उनके तोते उड़ जाते। जब देखा था स्लोप क्या होती है दीपक, स्लोप क्या होती है, स्लोप की डेफिनेशन क्या लिखवाई है, इंक्लिनेशन की डेफिनेशन क्या लिखवाई है, पुनीता बताओ, इंक्लिनेशन क्या होता है? अरे आवाज आ रही नहीं यार तुम लोगों को। अंशुल, इंक्लिनेशन की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने? बोल भाई, कृष्णा बताओ, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, कृष्णा बताओ, बताओ निहारिका, बाकी तो तुम चुपचाप बैठे ही रहो फिर। सर इंक्लिनेशन तो वो जो अपन एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं उसे कहते हैं इंक्लिनेशन। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन के साथ में? एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में। इसका मतलब ये जो लाइन तुम्हें दे रखी है ना, इसका अगर तुम सिनेरियो बनाने की कोशिश करो तो कुछ ऐसी लाइन है ये तुम्हें क्या दे रखा है, ये तुम्हें दे रखा है ये जो लाइन है आपकी वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, बट किसके साथ में? नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव इस डायरेक्शन के साथ में। और मेजर कैसे करना है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो पता है ना, मतलब यहाँ पे खड़े हो जाना है, इस तरफ मुंह करके, और इधर घूमना है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये वाली लाइन है, और लाइन पास किससे हो रही है? -3 -7 से पास हो रही है, यानी कि यहाँ कहीं पॉइंट रहा होगा -3 -7, ये -3 -7 यहाँ कहीं रह सकता है, ठीक है ना। अपने को एग्जैक्ट नहीं बनाना, अपने को तो केवल आइडिया लेना है। तो ये जो लाइन है वो इस तरीके की कुछ लाइन रही होगी, ये एंगल बनाया है इसने 60 डिग्री। निकालना कौन सा है तुम्हें स्लोप के लिए, बोलो, अरे बोलो। ये वाला एंगल चाहिए स्लोप के लिए, इंक्लिनेशन ये होता है, ये तो गिवन है, और ये चाहिए इंक्लिनेशन। कितना हो जाएगा इंक्लिनेशन, बोलो। 120 हाँ 180 -60 120 हो जाएगा, ठीक है ना। अब तुम स्लोप निकाल सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक है। अगर चाहो तो इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, वरना डायग्राम बना के भी लिख सकते हो ना। यहाँ लिख सकते हो कि सिंस लाइन इज मेकिंग an angle of 60 degree with negative direction of x axis in clockwise direction, therefore inclination ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा 180 -60। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, क्या दे रखा है 120 हो जाएगा, तो स्लोप अब इसकी पता चल जाएगी। देयरफॉर स्लोप इक्वल टू, स्लोप कितनी होगी थी बताओ, क्या करना होता है स्लोप के लिए, बोलो। m equal to tan theta। तो 10 120 ये हो जाएगी आपकी m। कितना होता है 120, 10 120, कितना होता है 10 120? नहीं याद तो ऐसे निकाल सकते हैं अपन, आपको याद दिला देता हूँ वापस से, 90 + 30 ऐसे लिख सकते हैं इस 120 को। और जब जैसे ही ऐसे लिखूंगा तो ASTC लगा दो, 90 प्लस, यानी कि इधर आ जाएगा कौन से -√3 सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, और 90 की वजह से फंक्शन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा -cot30, और ये होता है -√3। ये m की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले तो फॉर्मूला लिख दो, y - y1
इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -7। y1 की वैल्यू कितनी है? -7 है। याद रखना फॉर्मूले का माइनस और इन माइनस में कंफ्यूज मत होना, ये माइनस फॉर्मूले में था, ये माइनस कोऑर्डिनेट के साथ में है। m आ गई है -√3 और x -3। ठीक है ना? अब सोल्व कर लो इसको। इक्वेशन बन जाएगी अपने लाइन की y + 7 इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -√3x। ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, फिर वापस से माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3√3। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन √3x यहाँ लिखता हूँ √3x + y। तो इनको सबको इधर ले आओगे तो 7 + 3√3 इक्वल टू 0। ये है अपने रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इसकी जब तुम स्लोप निकालोगे तो स्लोप वापस से वही आ जाएगी। ठीक है, यस सर। क्लियर है? चलो, तो इस तरीके से करना है। अच्छा, जब अपन इक्वेशन को देखो कई सारे फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जैसे स्ट्रेट लाइन को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ किसी इक्वेशन को, y = 3/2x + 7, तो ये भी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर तुम इस फॉर्म में लिखते हो कि 3x - 2y + 7 = 0, ये भी इसी लाइन की इक्वेशन है, या फिर और तरीके से भी। लेकिन इनमें क्या होता है कि बाकी सारी तो अलग अलग है ही सही, लेकिन अगर अपन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देते हैं कि सारे क्वांटिटीज एक तरफ हो LHS में और RHS में केवल 0 हो, तो उसको अपन बोलते हैं जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। वो अपन बाद में देखेंगे, है ना। इस फॉर्म की जो इक्वेशन होती है ना, ax + b dy + c = 0, यानी कि RHS में 0 हो, बाकी सब LHS में हो, तो उसको बोलते हैं अपन जनरल फॉर्म। बाद में अपन देखेंगे कई सारी इक्वेशन दे रखी होगी जिनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा अपने को। हो गया है? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब अपन देखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेना तुम्हें। इंक्लिनेशन स्लोप डायरेक्ट ही दे दी होगी कई बार, स्लोप नहीं देगा तो फिर इस तरीके से लैंग्वेज घुमा के भी दे सकता है, इंक्लिनेशन दे सकता है, डायरेक्ट इंक्लिनेशन दे देता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो अपन डायरेक्ट ही उसका टेंजेंट ले लेंगे। बट इंक्लिनेशन भी नहीं दे और भी ज्यादा घुमा के दे सकता है कई बार इस तरीके से, और ये भी दे सकता है। और हो सकता है कि ऐसा दे दिया हो, मान लो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दे देता, फिर भी क्वेश्चन में चेंज हो जाता। देखो केवल इतनी सी जगह अगर मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिख दूं तो भी आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइन है इस बार वो ये नहीं है। लाइन कैसी दे रखी है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है, नेगेटिव डायरेक्शन से मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, मतलब इस तरफ चलना पड़ेगा। 60 डिग्री का एंगल बनना है तो इस तरीके की लाइन होगी कुछ। यहां से ये वाला एंगल 60 है, आपको निकालना है ये वाला, तो ये वाला 60 है तो ये वाला भी 60 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है ना? तो आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि ये जो अपन ने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था एक्स वाई, वो अपने को हर बार लेना ही पड़ेगा अपनी मर्जी से, क्योंकि उसी की वजह से तो एक्स और वाई रिफ्लेक्ट होते हैं उसमें स्ट्रेट लाइन में। आर्बिट्रेरी पॉइंट उसी पॉइंट को बोलते हैं जिसकी वजह से जो वेरिएबल है वो रिफ्लेक्ट होते हैं अपनी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। इक्वेशन में कुछ वेरिएबल होंगे तभी वो इक्वेशन कहलाएगी, है ना। मतलब वेरिएबल वाली इक्वेशन तो तभी कहलाएगी किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली, अदरवाइज तो फिक्स हो गई। अगर मान लो किसी इक्वेशन में, ये तो गलत है, इक्वेशन तो खैर हो सकती है, जैसे इक्वेशन है ये वाली, तो अब ये फिक्स है, इसमें आप कोई वेरिएबल रख के चेक नहीं कर सकते, ये किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करती है तो फिक्स चीज है ना।
देखो अब अपन देखते हैं फोर्थ 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म और भी अगर मैं तुम्हें ज्यादा बढ़िया तरीके से बोलूं तो जो अपनी स्लोप वाली फॉर्म है स्लोप पॉइंट उसी से आ जाती है बाकी सारी भी। कुल मिला के अपने को स्लोप का पता होना चाहिए कि जो स्लोप है वो दे रखी हो और 2 पॉइंट दे रखे हो तो उसमें रिलेशन ये होता है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इससे भी स्लोप निकलती है और m अगर इंक्लिनेशन दे रखा हो तो उससे भी स्लोप निकलती है। अगर मान लो कोई लाइन x1 y1 और x2 y2 से पास हो रही है तो उसकी अब अपने को स्लोप निकालनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, इसकी इक्वेशन मेरे को निकालनी है। यहाँ पे एक तो पॉइंट दे रखा है अपने को, ये गिवन पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं ना, ए पॉइंट है x1 y1, एक और पॉइंट दे रखा है बी पॉइंट x2 y2, ये तो दे रखा है, बस यही दे रखा है। अब स्लोप नहीं दे रखी है क्योंकि स्लोप तुम निकाल लोगे अपना, है ना। और ये वाला पॉइंट दे रखा है पी पॉइंट, ये दे नहीं रखा है, ये अपन आर्बिट्रेरी पॉइंट अपनी मर्जी से ले लेंगे। तो सर इसमें से Arbitrary। 2 पॉइंट दे ही रखे हैं तो फिर एज्यूम क्यों करेंगे? नहीं, अरे ये तो गिवन है ना, ये नंबर इस तरीके से दे रखा है 2,3 और 5,6 इससे पास हो रही है तो अज्यूम इसलिए करना पड़ेगा कि उसकी वजह से ही तो x और y आ रहा है तुम्हारे पास में, इनकी वजह से x और y कैसे लेके आओगे तुम इक्वेशन में। ओके सर, ओके। ठीक है ना भाई, इनसे तो तुम क्या करोगे, जो पहले वाली क्वेश्चन में तुम्हें स्लोप दे रखी थी वो स्लोप निकाल लोगे, अब तुम्हें Yes, स्लोप भी sir. गिवन हो जाएगी। इस तरीके से देखो करना क्या है यहाँ पे पहले वाली इक्वेशन का यूज कर सकते हैं अपन कि कुल मिला के यहाँ अगर ये फॉर्म दे रखी है तुम्हें तो अब इन दोनों की हेल्प से तुम स्लोप निकाल सकते हो y2 माइनस y1 Yes, x2 sir. माइनस x1 से। और जब स्लोप निकल जाएगी तो स्लोप पॉइंट फॉर्म निकाल सकते हो, स्लोप और एक पॉइंट इसका यूज कर लो या दूसरे पॉइंट का इसका यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी है ना। तो स्लोप ऑफ लाइन अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन देखो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सिंस, ज्यादा चीजें नहीं लिखी मैंने, ए बी पूरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन है जो 2 पॉइंट x1 y1 मैं लिख देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें गिवन है यहाँ पे। ए जो पॉइंट है x1 y1 एंड बी पॉइंट x2 y2 ये तो है गिवन, और ये जो p पॉइंट है x y है अपन हमेशा आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब एक बात बताना आप लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं कोलिनियर है तीनों पॉइंट तो कोलिनियरिटी का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं अपन कि स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा क्या सिंस, हाँ इसको कर जाना आप अभी थोड़ी क्लास के बाद में ना, कर जरूर देना, 3-4 दिन हो गए इसको, अभी नहीं करना है, क्लास के बाद में कर देना। स्लोप ऑफ क्यों, क्योंकि ए बी पी आर कोलिनियर, ठीक है ना, ये यूज कर सकता हूं क्या मैं कोलिनियरिटी का कंसेप्ट, बोलो जल्दी से जवाब दो, टाइम नहीं है अपने पास। अरे वो नोट लिखा था नहीं लिखा था तुम लोगों ने बुक में से जो मैंने कहा था तुम लोगों को, अंशुल? सर मैंने तो क्लास ही नहीं ली थी। अरे तो सर इसमें तो एक पॉइंट कॉमन होना होती है, हाँ हाँ वो तो रिकॉर्ड भी होती है, वो लेनी होती है, क्लास नहीं ली थी का क्या मतलब है। ये बढ़िया अभी भी बच्चों वाले बहाने बनाते हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर है इसलिए इनकी स्लोप इक्वल होगी, ए बी की स्लोप, बीपी की स्लोप, एपी की स्लोप, पीबी की स्लोप, सभी की स्लोप इक्वल होगी जितनी भी पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे अपन ने इसका यूज कर लिया, यहाँ पे देखो पढ़ाई वढ़ाई तो करते नहीं हो, बस ये बहाने चलते रहते हैं तुम्हारे, 3-4 चैप्टर वैसे ही छोड़ रखे स्टार्टिंग के, अब इनकी क्लास ही नहीं लेते तुम। स्लोप ऑफ एपी बताओ, जब ए पी की स्लोप निकालूंगा तो स्लोप क्या हो जाएगी ए पॉइंट और पी पॉइंट की हेल्प से, y माइनस y1 y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 x माइनस x1 इक्वल टू, और ए बी की हेल्प से स्लोप निकालूंगा तो
y2 minus y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 minus x1। x2 माइनस x1। तो आपको ये वाली फॉर्म याद रखनी है, इसी फॉर्म में याद रख लो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये वाली फॉर्म ही याद रखनी है, क्योंकि ये वाली जो फॉर्म है वो अपनी इस वाली फॉर्म से मिलती जुलती है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। देखो ये वाली चीजें तो दोनों सेम आ रही है, और ये स्लोप की जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आना चाहिए, तो स्लोप तो अपन इस तरीके से भी निकाल ही सकते हैं, ठीक है ना। लो m इसका की जगह स्क्रीनशॉट, पुट और ये करना है सर, ये है ना। पुट नहीं करना है, अगर अपने को पॉइंट ही निकालना है, मान लो पॉइंट ही दे रखे, इस बार तो स्लोप नहीं दे रखी है, पॉइंट दे रखी है, तो पॉइंट की से स्लोप सेपरेटली निकाल के भी पुट कर सकते हो, और डायरेक्ट इस तरीके से भी याद रख सकते हो। भाई मान लो पॉइंट दे रखे हैं अपने को, ये दोनों पॉइंट, तो इनकी हेल्प से स्लोप निकाल सकते हो, और ये वाली इक्वेशन का यूज कर सकते हो, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है ना। यस सर। आपको पुट वुट कुछ नहीं करना है, मैं तो ये बताया कि अगर तुम वो वाली एक ही फॉर्म में, कई बार क्या होता है तुम्हारी बुक में ना इस तरीके से भी दे रखा है कि इस फॉर्म में याद रखो, बट इस फॉर्म में याद करने का मतलब नहीं है कि इस फॉर्म में याद रखोगे तो फायदा क्या होगा। जो अभी अपन ने पहले फॉर्म देखी थी ना स्लोप वाली, तो उसमें था y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो ये वाली चीजें तो दोनों में सेम है, और केवल यही तो अलग से याद रखना है, और ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये स्लोप की जगह यही तो आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्यों, अगर मान लो 2 पॉइंट दे रखे हो हाँ तो स्लोप सर, कैसे निकालते हो तुम लाइन की, अगर 2 ऐसे ही नॉन पॉइंट दे निकाल। यस रखे सर। हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसलिए अपन 2 पॉइंट में, और याद रखना यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम यहाँ y1 और x1 की जगह y2 और x2 भी यूज कर सकते हो, सेम इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। ये अपने को फॉर्म याद रखती है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। आपको बेसिक सी चीज समझ में आ रही होगी, ये जो अपन ने इक्वेशन लिखी थी m x माइनस x1, अगर तुम्हें कुछ बोले, कोई बोले कि ये वाली इक्वेशन मेरे को निकाल, अगर तुम ये सोचोगी ये वाली चीज में तुम्हें पढ़ाता ही नहीं, ठीक है ना, एक बार इस तरीके से समझना क्वेश्चन को, ये वाले टॉपिक अपन ने पढ़ा ही नहीं होता, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता कि ये जो 2 पॉइंट है वो दे रखे हैं, अब इक्वेशन निकालो, तब भी तुम निकाल सकते थे। तुम क्या करते कि सर इसके लिए मेरे को स्लोप ही तो चाहिए, तो स्लोप में वैसे भी निकाल सकता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, और स्लोप निकाल के फिर एक किसी भी पॉइंट का यूज कर लो, ठीक है ना। यस सर, यस सर। ठीक है, तो अपने को डायरेक्ट फॉर्म याद रख सकते हो तुम लोग, ये वाली फॉर्म अपने को याद रखनी है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, उसी वाली स्लोप से, स्लोप वाली जो फॉर्म है स्लोप पॉइंट उसी से मिलती जुलती है। इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर अपन क्लास एंड करते हैं आज के लिए, और इसकी क्वेश्चन ट्राई करना, फिर अपन कल देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, और टॉपिक को जितना थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं उनको रिवाइज करा करो अच्छे से कम 2 घंटे तो मैथ के लिए हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को 2-2 घंटे, तो क्या आप कौन सी लेवल की पढ़ाई कर रहे हो तुम 15-15 मिनट, और एक ये अलग लेवल के बाहर नहीं चल रहे, तुम्हारी उस दिन क्लास मिली थी तो पूरे 24 घंटे होते हैं ना दिन में, अब आर्ट्स वार्ट्स तो पढ़ नहीं रहे हो तुम कि चलो ठीक है काम चली जाएगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ठीक है चलो क्लास एंड करता हूँ, पढ़ाई किया करो प्लीज, कोई और सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का, दिन में 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे तो डेली पढ़ाई करो कम से कम।